हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस फिजिक्स लेक्चर में। दोस्तों, ये फिजिक्स सेकेंड का फिजिक्स फर्स्ट का फिजिक्स फर्स्ट एनसीईआरटी फिजिक्स फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं, इस चीज़ को चलिए देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वह तरंग होती है, तरंग के जैसे यानी वेव होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। अगर अगर आपने पूरी लेक्चर को अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मतलब जब ये एक दोनों एक साथ मिलती हैं तो एक कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के दौरान इनके बीच जो एंगल बनती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेव बनती है, कंपन होती है, यही कंपन क्या होती है? एक तरंग होती है। ये दोनों फील्ड एक दूसरे से एक तरंग की दिशा से लंबवत होते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर देखिए, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक दूसरे पर काटते हैं। जब एक दूसरे पर काटते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और स्पेस में ये लाइट की स्पीड से चलती है। स्पेस मतलब अगर खाली जगह है, हवा में बोले तो ये लाइट की स्पीड से चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका इस्तेमाल जैसे रेडियो में किया जाता है। रेडियो में वो सिग्नल पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सबको यहाँ पर देखिए क्लियर, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये रहा, ये जो रेड कलर का ये जो चल रहा है यहाँ पर, ये है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, रेड कलर का। और जो ब्लू कलर का ऊपर नीचे जा रहा है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जब जाता है तो मतलब ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इन दोनों के बीच एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यही इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे पर मिलते हैं तो एक दूसरे पर ये लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इनके बीच कंपन होती है और ये कंपन जब इसको ग्राफिकली मतलब अगर देखेंगे तो ये वेव के रूप में ऐसे ऐसे जाते हुए दिखेंगे। और इसका इस्तेमाल रेडियो जैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक field that are perpendicular to each other and the direction propagation traveling through space at the speed of light। ऑसिलेटिंग मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ऑसिलेटिंग मतलब कंपन होता है, ये कंपन करना। तो मतलब कंसिस्टिंग मतलब ये कंपन करते रहते हैं, ये एक दूसरे पर ये कंपन करते रहते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है इस चीज़ को समझ के होंगे। जैसे अगर आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन का जो सिग्नल होता है, मोबाइल फ़ोन का जब आप कॉल करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हवा में ट्रैवल करता है हवा में, तो ये टावर तक जाता है। मान लीजिए ये आपका मोबाइल हो गया, ठीक है। जब आप कॉल करेंगे तो ये इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है और ये सबसे पहले कहाँ पर जाती है? ये टावर पर जाती है, जहाँ पर ये टावर लगा होता है। ये ऐसे ऐसे टावर ये लगा रहता है तो उस पर ये जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता है। जिससे क्या होता है कि बात होती है और और यहाँ से जो वेव टकराता है और ये क्या करता है, सिग्नल दूसरे को फ़ोन को भेजता है। मतलब दूसरा जो फ़ोन होता है वो दूसरे फ़ोन को भेजता है, दूसरे फ़ोन के सिग्नल पर भेजता है। तो इससे डायरेक्ट मतलब कनेक्ट नहीं होता है, पहले सिग्नल भेजेगा टावर पर, वो टावर दूसरे टावर मोबाइल को भेजता है। तो ऐसे बात किया जाता है मोबाइल से। ट्रैवल कैसे करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये वेव बिना तार के क्या करती हैं, काम करती है। ये इमेजिनरी मतलब ये इमेजिन किया जा सकता, अदृश्य होती है, इसको देखा नहीं जाता। ये जो इलेक्ट्रिक वेव होती हैं इसको आंखों से, नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, किसी से भी नहीं देख सकते। इसका कोई बेसिक फार्मूला नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है यानी सी का वैल्यू इसमें दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये होता है स्पीड का वैल्यू, ठीक है, स्पीड का वैल्यू होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सी जो होता है ये एक वैक्यूम है। सी क्या आता है? लाइट की स्पीड होती है, लाइट की
स्पीड है, लाइट की स्पीड है जो वैक्यूम में कितनी तेज चलती है, जैसे सुपर फास्ट ट्रेन होता है, यानी वो हवा में कितनी तेज चलती है, इस चीज़ को ये इसका वैल्यू बताता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी यानी एफ की वैल्यू दिया है 10⁻⁶ हर्ट्ज, 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो वेव लेंथ कितना होगा, यानी लैम्डा कितना होगा, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा कितना होगा। तो देखिए फार्मूला जो है स्पीड की वो होता है C = F × लैम्डा। इसमें C क्या हो गया, स्पीड हो गया, लाइट की स्पीड हो गया, और F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और लैम्डा क्या होता है, ये होता है जैसे कि अगर आपने वेव देखा होगा, वेव जो अभी मैंने ऊपर दिखा है, तो ये वेव जब ऊपर नीचे जाता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को ये बताता है वेव है। जैसे अगर ये इसको कंप्लीट करता है, जो फेज को कंप्लीट करता है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो होता है ये लैम्डा होता है, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये लैम्डा होता है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल टू अकाउंट फॉर द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह से इंट्रोड्यूस किया जाता है किसको, एक डिस्प्लेसमेंट करंट को। देखिए यह मैक्सवेल, जो साइंटिस्ट मैक्सवेल ने ये एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि डिस्प्लेसमेंट करंट वो एक काल्पनिक मतलब इमेजिनरी करंट होता है जो कैपेसिटर में बदलते इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस करने का मतलब जैसे कैपेसिटर क्या होता है कि कोई अलग से चार्ज, इसको भी चार्ज किया जाता है लेकिन वो एनर्जी स्टोर करता है, मतलब करंट स्टोर करता है। अगर उसमें करंट फ्लो भी नहीं करेंगे और कैपेसिटर से किसी भी चीज़ को अगर लगाते हैं तो उसमें कैपेसिटर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, मतलब विदाउट करंट के भी। यानी कैपेसिटर तो चार्ज होता है, कोई असली करंट मतलब नहीं बहता है, लेकिन फील्ड बदलने से, उसकी जो फील्ड है उसकी बदल देने से वो करंट क्या होता है कि दूसरी जगह फ्लो होने लगता है। तो उसी जो करंट फ्लो होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। कैपेसिटर में क्या, तो चार्जिंग होता है। जैसे फ्लैश लाइट का आपने देखा होगा, कैमरा, कैमरा क्या होता है कि कैमरा में फ्लैश लाइट लगा होता है, तो फ्लैश लाइट का जो कैपेसिटर होता है वो तो चार्ज होता है, कोई तार से उसको करंट नहीं बहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लैश होता है, फ्लैश की लाइट जलता है, फ्लैश की लाइट जलता है। और ये करंट किसकी वजह से होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ये लाइट जलता है। और इसका फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो ID = ε0 dφ/E/dt। ये फार्मूला हो गया। और इसमें ID क्या है देख लेते हैं इसको। ये जो ID है, ये ID है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। आई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट से, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ID क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। और ε0 क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात में उसकी वैद्युतशीलता, परमिटिविटी कितनी होती है ये बताता है। और जो साई ई दिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और dt क्या होता है, ये समय के साथ बदलाव करता है, समय के साथ बदलाव करता है।
ठीक है। अब जैसे आईडी को हम लोग क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये एम्पियर में होता है, जैसे असली करंट होता है उसको हम ऐसे लेते हैं। और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है, वैक्यूम की परमिटिविटी ये हमेशा मतलब सभी न्यूमेरिकल में ये सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है। जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। स्पेस में यानी अंतरिक्ष में ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर सकता है ये बताता है। स्पेस में ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्टोर कर सकता है, डी साई अपॉन डी टी ये बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यानी ये जो फ्लक्स है इसको बदलने के रेट को बताता है, यानी जितनी तेज से बदलाव होगा उतना बड़ा करंट उत्पन्न होता है। यानी बदलाव अगर जितनी तेजी से बदलाव होता है तो करंट भी क्या होता है, उतनी ही तेजी से बड़ा करंट हमको मिलता है। जैसे एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि मान लीजिए आपने एक कैपेसिटर लेते हैं और एक कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻³ वेबर। वेबर होता है इसका यूनिट फ्लक्स का। और 0.8 सेकेंड में टी का वैल्यू दिया है 0.8 सेकेंड में। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यानी आई की वैल्यू पूछा है और हम लोग जानते हैं आई का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास जो भी दिया है वैल्यू सबको सबसे पहले पुट कर देते हैं। तो रखते हैं आई की 8 पॉइंट। अब कहेंगे 8 पॉइंट कहाँ से आया, 8.10⁻⁻12 इंटू 2 इंटू 10⁻³ अब 8 पॉइंट जो ये है ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। और डी फाई अपॉन डी टी का टी का वैल्यू कितना दिया 0.1। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग जो हमारा वैल्यू आता है वो आता है 1.77 इंटू 10⁻13 एम्पियर। चूँकि एम्पियर धारा जो करंट होती है उसकी यूनिट होता है एम्पियर। तो 1.77 इंटू 10⁻13 एम्पियर ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैक्सवेल ने क्या इक्वेशन दिया था। ये तो मैक्सवेल का कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट था। अब इसका मैक्सवेल का इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहता है कि मैक्सवेल ने एक इक्वेशन, 4 बेसिक इक्वेशन है मैक्सवेल का, 4 बेसिक इक्वेशन है। वो कौन कौन सा है ये भी देखेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो इसका जो व्यवहार है और उसके जो इंट्रैक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, इंट्रैक्शन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। ये डिस्क्राइब, अगर आसान शब्दों में इसको अगर बोला जाए तो ये बोला जाएगा कि ये नियम ये बताता है कि फील्ड कैसे बनते हैं, बदलते हैं और वेव्स कैसे पैदा होते हैं। सबसे मैक्सवेल का सबसे आसान लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं आप कि फील्ड कैसे बदलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये बदलते कैसे हैं और जो वेव्स होती हैं ये निर्माण कैसे होती है। ये मैक्सवेल का इक्वेशन है। जैसे एंटीना में क्या होता है कि रेडियो स्टेशन से सिग्नल भेजने में मैक्सवेल का नियम काम करता है। फील्ड इंटरैक्ट करके वेव बनाते हैं। देखिए सिग्नल, पहले तो देखिए कि रेडियो स्टेशन हो गई, इससे एक सिग्नल भेजा जाता है। तो मैक्सवेल का जो नियम है इसी पर काम करता है कि जो फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ये फील्ड्स जो होती हैं ये इंटरैक्ट करती हैं इस सिग्नल को, इंटरैक्ट करती हैं इस सिग्नल को। और ये सिग्नल एक वेव बनाता है, और यही वेव क्या होता है कि रेडियो तक आता है और आउटपुट देना चालू कर देता है। ठीक है।
कुछ ऐसे इक्वेशंस फार्मूला भी हैं, जैसे मैक्सवेल ने दिया था, ये तो हो गया है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ उसको बोलते हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, गॉस लॉ, गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जिसका फॉर्मूला क्या था, सॉरी, डेल इंटू ई रो अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। फिर से एक गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म पर भी एक इक्वेशन है, सभी इक्वेशन ये आप लिख लीजिएगा, वो था मैग्नेटिक फील्ड इनटू जीरो, ठीक है। फैराडे लॉ भी है, एम्पियर मैक्सवेल का भी नियम है। इन सब जो फार्मूला है इन सभी को मैंने आपको बता दिया है। अगर पिछला क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो जाकर उसको देखिए, तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होता है। एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि फैराडे लॉ के अनुसार एक लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया है, 0.05 वेबर से वेबर 0.1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में बदलता है। तो ईएमएफ क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, जो फैराडे के मैग्नेटिज्म पर आधारित है। तो पहले तो इसका वैल्यू और ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। अब हमको अगर निकालना किसका है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का जो करंट अभी चल रहा है इसमें आपको निकालना है, यहाँ पर मैंने इसको जो बताया डी फाई, ये जो डी फाई मैंने आपको बताया है ये इस फॉर्मूला में, यहाँ पर बी जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो फ्लक्स निकल रहा है ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से ही निकलता है एक सरफेस के द्वारा, तो इसको डिनोट करते हैं डी फाई बी, तो इसको ये डिनोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो सारा जो याद करने की जो फार्मूला है वो कहीं ना कहीं नुकसान आपको पहुंचा सकता है न्यूमेरिकल लगाते टाइम। तो इसका जो वैल्यू दिया है इसमें फार्मूला में पुट कर देंगे, तो लगभग इसका अगर ईएमएफ इसका निकालते हैं, ये निकालते हैं तो आएगा -5 वोल्ट, -5 वोल्ट आएगा, यानी जो इसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव है, डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय अ एक्सलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज से बनती है। जैसे एंटीना में ऑसिलेटिंग करंट से होता है, एंटीना में क्या होता है, ऑसिलेटिंग करंट होता है, यानी जो करंट होता है वो ऊपर नीचे जाता है, ऑसिलेटिंग करंट होता है, ये ऊपर नीचे जाता है एंटीना की बात। लेकिन जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, यानी जब चार्ज तेजी से हिलता है, चार्ज ये क्यू जब तेजी से हिलता है तो एक फील्ड, तो फील्ड्स बदलते हैं, और इसकी फील्ड्स क्या होती हैं, बदल जाती हैं, और ये वेव में जाती है, ये वेव निकलती है, और क्या होती है, इनसे वेव निकलती है, तरंगे निकलती हैं। देखिए वाईफाई राउटर आपने देखा होगा, वाईफाई राउटर, वाईफाई का अंदर ऑसिलेटिंग करंट से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं ऑसिलेटिंग करंट की वजह से, जो इंटरनेट सिग्नल देती है, इंटरनेट सिग्नल।
इंटरनेट सिग्नल देती हैं किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या होता है? इंटरनेट सिग्नल मिलती है। इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट यल सी, 1/2 पाई रूट 2 पाई रूट यल सी होता है। इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में ये बताया गया कि एलसी सर्किट में यल का वैल्यू दिया है 1 म्यू एच हेनरी और सी का वैल्यू दिया है 1 पी एफ। तो फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू पूछा है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर देंगे और उम्मीद करता हूँ कि एफ की वैल्यू आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ये यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगा, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जिसका आंसर सही होगा मैं उस पर हार्ट दूंगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसवर्स होती हैं, यानी वैक्यूम में सी जो स्पीड से चलती हैं, एनर्जी और मोमेंट कैरी करती हैं, एनर्जी और मोमेंट कैरी करती हैं, और जो सुपर पोजिशन का ये अनुसरण करती हैं, फॉलो करती हैं। जो सुपर पोजिशन होता है, सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है कि ओवरलैप, यानी दो लहरें मिलकर नई बनाती हैं, दो लहरें मिलकर एक नई लहर बनाती हैं। जैसे दो लहर होता है ना ये, तो ये मिलकर एक नई लहर बनाती है, वैसा कुछ ऐसा होता है सुपर पोजिशन, जो ओवर लूप बोलते हैं। इनमें सुपर पोजिशन का फॉलो करती हैं। इजी लैंग्वेज में ये है कि ये जो वेव्स होती हैं, ये लहरें जो होती हैं सीधी दिशा में कंपन करती हैं। पहली बात तो ये हो गया, और स्पेस में बहुत तेजी से चलती हैं और मिलकर एक नई शेप बनाती हैं। मिलकर क्या होता है? एक नई शेप बनाती हैं। इस चीज़ को ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया गया है। जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट का काम ही क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी तो पहले ये कैरी करती हैं, जिससे वे पॉइंट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है सी इक्वल 1/√μ/ε0। इसकी स्पीड की फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सी क्या होता है? सी स्पीड को डिनोट करते हैं, और μ0 यानी ये μ0 यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है, और ε0 क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। यानी दोनों मिलकर क्या स्पीड को डिसाइड करते हैं, ये दोनों मिलकर स्पीड को डिसाइड करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला जैसे कि बता दिया। अब एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं। जैसे μ0 का वैल्यू, μ0 का वैल्यू कितना दिया है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और ε0 का वैल्यू दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और सी का वैल्यू हमको निकालना है। तो सी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। सी का वैल्यू भी इसका निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, या तो आप औरली निकाल सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं थोड़ा हिचकिचाते हैं या थोड़ा डाउट हो आपको तो यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो द ट्रांसवर्स नेचर मीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन एंड द वेव प्रोपेगेशन। इसका मतलब क्या है कि देखिए ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव की डायरेक्शन होती है, यानी बोले तो दिशा जो होती है उनकी, किसकी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव की ये जो दिशा होती है, लंबवत कंपन करते हैं। यानी एक दूसरे पर क्या होती है? लंबवत कंपन करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक ऐसी जाती है तो ये इसमें ये ऐसी जाएगी, और इसमें लंबवत कंपन मतलब ये इलेक्ट्रिक के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है।
यानी इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से डिनोट। और तो यानी वेव क्या होती है, वेव आगे जाती है, वेव आगे यानी जो तरंगे होती हैं इसी प्रकार से एक दूसरे से लंबवत करते हुए ये आगे जाती हैं। लेकिन जो कंपन साइड में होता है, कंपन जो साइड में होता है, जैसे पानी की लहर क्या होती है, ऊपर नीचे होती है ना, पानी की लहर ये ऊपर नीचे होती है, वैसे ही जो कंपन होता है वो साइड में होती है। तो ट्रांसवर्स का मतलब यही है कि जो लंबवत कंपन होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल के उल्टा जहाँ कंपन दिशा में होता है। पोलराइज सन ग्लासेस में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट ट्रांसवर्स होने से वो पोलराइज होती हैं, यानी ग्लेयर कम करती हैं वो। तो इनमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और जो मैग्नेटिक वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर, ये एक दूसरे की इनकी इनटू ये एक दूसरे के लंबवत वेव की तरंगे, यानी वेव जो होती हैं एक लंबवत ये बनाते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। इसका कोई स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर एग्जांपल इसका देखेंगे तो जो अगर इसका जो इलेक्ट्रिक वेव है, यानी ई जो है इलेक्ट्रिक वेव एक्स की दिशा में, एक्स की दिशा में, एक्स की दिशा में यदि ये जाता है और बी क्या है, वाई की दिशा में जाता है, वाई की दिशा में जाता है, तो जो वेव होती हैं वो जेड की दिशा में जाती हैं। अब कैसे इसको देखते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक्स की दिशा और ये वाई की दिशा होगी, एक्स और वाई। देखिए एक्स की दिशा में कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक वेव ई जा रहा है, और वाई की दिशा में मैग्नेटिक वेव जा रहा है। तो जो बाहर अगर इसका 3D व्यू देखेंगे, ऐसे 3D जब व्यू इसको देखेंगे तो जेड की दिशा जो होती है वो उसमें कौन जाता है, वेव जाता है, यानी तरंगे निकलती हैं, तरंगे, तरंगे यानी इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव जब एक दूसरे के लंबवत आगे हुए जाती हैं, बनाते हुए निकलती हैं, तो उनमें जो तरंगे निकलती हैं, ये जो तरंगे निकलती हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है। और यही कंपन आप देखेंगे कि एक तरंग के रूप में आप देखेंगे तो ये जेड के रूप में, जैसे जेड की दिशा के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो रूल कहता है कि आप किस रूल से निकालते हैं, तो ये राइट हैंड रूल के नियम से आप चेक कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनर्जी डेंसिटी वो एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, प्रति यूनिट वॉल्यूम कैरी करती हैं, प्रति यूनिट, यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, ये कैरी लेकर जाती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करती हैं, बराबर बटी हुई होती हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये बराबर बराबर बटी हुई होती हैं। आसान शब्दों में इसको अगर बोलें तो जो वेव्स हैं यानी जो तरंगे हैं, कितनी एनर्जी पैक है स्पेस में, इस चीज़ को ये बताता है। जैसे डेंसिटी क्या होता है, घनत्व तो होता है, जैसे पानी में पानी कितना घना होता है, पानी कितना घना होता है पर यूनिट वॉल्यूम के, यानी 1 मीटर क्यूब में ये कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कैरी करती हैं, इस चीज़ को दिखाता है। जैसे सोलर पैनल में आप देखेंगे कि जो सनलाइट है, सनलाइट की इलेक्ट्रिक वेव, एक सोलर पैनल हो गया, ये मान लीजिए सोलर पैनल है, सोलर पैनल, और ये जो सनलाइट है यहाँ से निकल रहा सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एनर्जी होती है वो डेंसिटी से क्या होती हैं, बिजली बनाती हैं, डेंसिटी से क्या होती हैं, बिजली बनाती हैं। तो यही इसको बताता है कि इस अगर इसका 1 मीटर क्यूब में, इसका वॉल्यूम में ये कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी करता है, ये जो पैनल है 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स कैरी करता है, लेकर जाता है। और समझिए कि ये तो एक पैनल की बात हो रही है, अगर ये जो सब पैनल सोलर पैनल लगा है तो ये कितना कैरी करेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को, तो उसके द्वारा ये करंट बनाता है, यानी बिजली बनाता है, बिजली बनाकर हमको देता है सोलर पैनल। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है U इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस
1/2 B² अपॉन म्यू नॉट, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है उसका फॉर्मूला। यहाँ पर जो ई दिया है, ई इलेक्ट्रिक वेव, या सी इंटू बी होता है। कैसे, अब देखिए थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं, अलग अलग ब्रेकडाउन करके इसको समझेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे यू यहाँ पर क्या है, यू यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है, जहाँ पर एनर्जी क्या होता है, यूनिट होता है जूल। डेंसिटी अगर एनर्जी है तो उसका एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और डेंसिटी का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी जो है तो इसका यूनिट बनेगा जूल प्रति मीटर क्यूब बनेगा। और यहाँ पर ई क्या है, फील्ड की वो ताकत, यानी आपने जब वो पैनल, सोलर पैनल लिया था तो इसमें बहुत सारे पार्ट बने हुए थे। तो जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो मान लीजिए ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर कितना होती है, तो इस ताकत को ये ई दिखाता है। तो सोचिए यहाँ तो बहुत सारे पार्ट रखे हुए हैं, तो यही बताता है कि जो एक केवल फील्ड की ताकत, यानी स्क्वायर के रूप में, ये स्क्वायर के रूप में है, तो एक स्क्वायर में ये फील्ड की ताकत को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है। यहाँ पर B² पर म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक पार्ट है, ये एक मैग्नेटिक पार्ट है, इसको बोलते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल में क्या बोल रहा है, यदि ई बराबर दिया है 100 वॉल्यूम पर मीटर, एनर्जी डेंसिटी है। इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करके इसको समझेंगे कि जो यू ई है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² दिया है, तो इसको केवल ई की वैल्यू के निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो इसका अगर वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पहले हम बता चुके हैं, अगर आपने क्लास पहले भी अटेंड किया हो तो उसका होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इंटू ई का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 100 वॉल्यूम पर मीटर है। तो यानी 100 का जब मीटर mm में करेंगे इसको, तो यहाँ पर आएगा 10,000, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 एनर्जी कितना बनता है इसका, तो 4.425 इंटू 10⁻⁻8 जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब, ये एनर्जी डेंसिटी है, जूल प्रति मीटर क्यूब आता है। अब बी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, मतलब मैग्नेटिक का। तो बी का वैल्यू देखेंगे, बी का फॉर्मूला क्या वहाँ पर दिया है, ई अपॉन सी। अभी हमने देखा था यहाँ पर ई बराबर होता है सी इंटू बी, तो ई अपॉन सी, तो ई का वैल्यू कितना दिया था, 100 दिया था, और सी का वैल्यू क्या है 3E8। ये स्पीड है, किसकी, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको हटा देता हूँ, अगर इसको देखेंगे तो इसका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा 100/3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट का लिखेंगे तो इंटू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कुछ ये निकल कर आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, टेस्ला होता है। अब यू बी का एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, किसका, मैग्नेटिक के लिए निकालेंगे। अगर एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक के लिए होता है फॉर्मूला 1/2 B² अपॉन म्यू नॉट। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 बी का वैल्यू कितना दिया था, बी का वैल्यू हमारा दिया था 3.33 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन म्यू जीरो का वैल्यू कितना दिया है स्क्वायर, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है 1.26 इंटू 10⁻⁻6 होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका
एनर्जी डेंसिटी निकलेगा मैग्नेटिक का, तो निकल कर कुछ उसका वैल्यू आएगा लगभग 4.425 इंटू 10⁻⁻8 जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारा देखिए एनर्जी तो निकल गया, एनर्जी डेंसिटी निकल गया, किसके लिए, इलेक्ट्रिक के लिए और मैग्नेटिक के लिए। तो कुल एनर्जी हमारा मिलेगा, यानी U इक्वल होता है कुल एनर्जी UE इंटू प्लस UB। अगर सबका वैल्यू अगर लिखेंगे तो UE का वैल्यू कितना आया था, 4.425 इंटू 10⁻⁻8 प्लस, और इसका वैल्यू आया था 4.425 इंटू 10⁻⁻8। तो टोटल का जो एनर्जी डेंसिटी निकलेगा वो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻8 जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप याद रखिएगा, तभी आप इसको लगा पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर को अगर आसानी भाषा में समझें तो ये दिखाता है कि आप प्रति क्षेत्रफल पावर में उसमें किस दिशा में, ये डायरेक्शन को बताता है किस दिशा में और कितनी तेजी से बह रही है। क्या बह रही है, एनर्जी। तो ये उस एनर्जी को बताता है कि किस दिशा में, किस मतलब डायरेक्शन में, और कितनी तेजी से वो बह रही है, कितनी तेजी से बह रही है। यानी एनर्जी को ये बताता है कि एनर्जी जो है वो किस दिशा में बहती है और कितनी तेजी से बहती है, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी पॉइंटिंग वेक्टर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो दिशात्मक एनर्जी फ्लक्स होता है। दिशात्मक एनर्जी, यहाँ पर दिशात्मक की बात हो रही है, यानी डायरेक्शनल की बात हो रही है कि कितनी दिशात्मक एनर्जी फ्लक्स है कि जो प्रति क्षेत्रफल में किस दिशा में और कितनी तेजी से एनर्जी बहती है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। जैसे पॉइंटिंग एक वैज्ञानिक का नाम होता है, और फ्लक्स इसमें क्या, फ्लक्स ये बताता है बहाव। यहाँ पर जो फ्लक्स है ये बहाव को बताता है, यानी बहना, किस दिशा में वो बह रहा है, ये एनर्जी बह रहा है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। जैसे पानी का फ्लो होता है ना, किस दिशा में जाता है, वही ये पॉइंटिंग वेक्टर बताता है। जैसे माइक्रोवेव ओवन में आप देखेंगे कि पॉइंटिंग वेक्टर बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी खाने की तरफ बह रही है, गर्मी बनाती है। यानी आप एक माइक्रोवेव को देखेंगे, आप उसमें खाना रखते हैं, ठीक है, ये आपने प्लेट रख दिया और इसमें खाना है, तो इसमें से जब एनर्जी निकलती है, इस माइक्रोवेव से जब एनर्जी निकलती है, अंदर जाती है, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर ये बताता है कि ये जो जिस दिशा से निकल कर ये खाना की तरफ जाती है, यानी इसकी जो हीट है ये खाने की तरफ, खाना मतलब खा जाना नहीं, मतलब खाने का मतलब खाना की तरफ, आपने जो खाना रखा है उसकी तरफ ये जाती है, कितनी तेजी से जाती है और आपका खाना कितनी तेजी से उसको गर्म कर रही है, ये वेक्टर उस चीज़ को बताता है। तो इसका फॉर्मूला यही है, इसका फॉर्मूला क्या है कि यस इक्वल 1/μ0 इलेक्ट्रिक इंटू मैग्नेटिक। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा और इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल में क्या कहता है, पहले तो इसको समझिए, जो यस है, यस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, जिसका यूनिट होता है W पर मीटर स्क्वायर। पॉइंटिंग वेक्टर E इंटू बी क्या है, ये क्रॉस वेक्टर में प्रोडक्ट को दिखा रहा है, यानी मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका, E इंटू बी साइन थीटा, जो इसका दिशा, जो डायरेक्शनल राइट हैंड के रूल से ये निकाला जाता है। न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि यदि E का वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक का वैल्यू, एनर्जी जो 50 वॉल्यूम पर मीटर है इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिक कितना है, मैग्नेटिक वेव्स, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻⁷
-7 टेस्ला है। कितनी एंगल पर? तो एंगल 90 डिग्री पर। एंगल कितना? 90 डिग्री पर है। तो यस कितना है, यानी पॉइंटिंग वेक्टर क्या कितना होगा? तो पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए उसी फार्मूला पर आप पुटअप करेंगे तो 1/μ0। μ0 का वैल्यू कितना दिया है? μ0 का वैल्यू अगर उसका आपने लगाया होगा μ0 E इंटू ये बी, इसका फार्मूला है, और इस फार्मूला में हम लोग रखेंगे तो देखेंगे इसका जो वैल्यू निकल कर आता है। तो पहले तो रखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो होता है मैग्नीट्यूड E इंटू बी साइन थीटा होता है, ये होता है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका वैल्यू कुछ यहाँ पर अगर रखेंगे तो जो थीटा का वैल्यू दिया है ये हमारा थीटा का वैल्यू से निकल जाएगा। तो E इंटू बी, तो E का दिया वैल्यू 50 इंटू बी का वैल्यू दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻7, और साइन थीटा मतलब साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो इंटू 1। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू यानी बी, इसका वैल्यू कितना आएगा? 8.35 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू है। अब इसको हम लोग फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला में रखने के बाद तो यस का वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है, तो पहले तो इसको फार्मूला में रखने के बाद यानी 8.35 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4π इंटू 10⁻⁻7, तो लगभग इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो होगा 6.63 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लगभग ये आपका आंसर पॉइंटिंग वेक्टर का ये आंसर निकल कर आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल और ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है, कि जो दिशा को बताता है, जो एनर्जी की दिशा है और उस कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, ये उस चीज़ को बताता है पॉइंटिंग वेक्टर। चलिए अब लोग हम लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या होती हैं? देखिए, इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो औसत पावर प्रति यूनिट क्षेत्र है, पावर प्रति यूनिट क्षेत्र जो एरिया जो है, ये आसान शब्दों में ये बोला गया है कि वेव कितनी स्ट्रांग है, यानी पावर प्रति क्षेत्र दिया है, पावर प्रति एरिया, यानी वो कितनी एरिया में कितनी पावर बनाती है, उसकी स्ट्रांग है। जैसे लाइट कितनी ब्राइट करती है, ये अगर आप टॉर्च लेंगे तो ये टॉर्च ये दिखाता है कि आपका जो उसमें सेल लगा हुआ है उसकी वजह से आपकी लाइट कितनी ब्राइट करती है, यानी कहाँ तक इसकी रोशनी जाती है, ये उस चीज़ को ये दिखाता है, यानी कितनी स्ट्रांग है इंटेंसिटी, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितनी पावर शक्ति है, इसकी शक्ति है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये उस चीज़ को बताता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे बात करें कि इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, यानी जैसे धूप की जो तेजी होती है, यानी धूप कितनी तेजी से आती है धरती पर, ये फ्रेंडली वे में अगर इसको बोलें कि जो धूप आती है, सनलाइट आती है, कितनी तीव्रता से आती है, और औसत यानी कितनी एवरेज से पूरे साइकिल की ये बात बताता है। जैसे लेजर पॉइंट हो गया, लेजर पॉइंट की बात करूं तो हाई इंटेंसिटी से क्या होता है, ये दूर तक दिखता है लेजर पॉइंट। आपने कभी भी लेजर पॉइंट की जो अगर टॉर्च लिया है, अगर उसमें लेजर पॉइंट निकालते हैं, लेजर निकालते हैं, तो ये एक सीधी रेखा से होते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये देखेंगे कि ये जो कितनी हाई इंटेंसिटी है कि ये दूर तक जाती है, ये उसी चीज़ को बताता है कि ये कितनी इसकी शक्ति है कि ये दूर तक जाती है। जैसे इसको सर्जरी में यूज किया जाता है, बिना ऑपरेशन के भी लेजर
से ऑपरेशन किया जाता है। इसलिए लेजर का, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी, इसकी जो तीव्रता जो होती है बहुत हाई होती है, इसलिए लेजर का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आई इंटेंसिटी, आई का मतलब इंटेंसिटी इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई नॉट जीरो स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और चूंकि आई क्या होता है, इंटेंसिटी हो गया, तीव्रता को बताता है, और ई नॉट क्या हो गया, ये पिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फील्ड है, पिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सी क्या होता है, ये स्पीड बताता है, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड को बताता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोलता है, ये बोला गया है कि अगर पिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया है, पिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 200 एलुम पर मीटर दिया है, तो इसकी कितनी इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको तो निकालते हैं, पिक इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इसको स्क्वायर करेंगे ये 200 को, तो आएगा 40,000, 40,000 आएगा, ठीक है। अब 1/2 को 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, जैसा कि पहले भी बताया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻, कितना होता है, ये आप बताएंगे कि अब मैं बताऊं, 12 होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का। ये हमेशा याद रखिएगा। और ये तो हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला आप जब देखेंगे आप सोचेंगे कि ये 1/2 कहाँ से आ गया, तो 1/2 इंटू सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू भी हम लोग इसमें डालेंगे, तो 3.0 इंटू 10⁻⁻8 की स्पीड से ये जाता है। और यहाँ पर ई नॉट स्क्वायर दिया है, तो इसका टोटल 40,000 अभी निकला था, तो 40,000 इंटू क्या हो गया, 40,000, ठीक है, 40,000। अगर टोटल आई का वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसमें आई का वैल्यू निकल कर आएगा 53.1 वेबर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, और इसका न्यूमेरिकल भी। ज़्यादा कुछ एक एक छोटा छोटा पॉइंट है, बस आपको ऐसे माइंडली आपको याद करना है। इसका फॉर्मूला है, ये भी ज़्यादातर वो एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जब आपके चैप्टर में दिया गया है तो मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट को कवर किया जाए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करती हैं, जैसे एनर्जी अपॉन स्पीड से, एनर्जी अपॉन स्पीड, ये इस मोमेंट को ये कैरी करती हैं और रेडिएशन प्रेशर डालती हैं। जैसे वेव में क्या होती है, धक्का देने की जो ताकत होती है, ये उस मोमेंटम को दर्शाता है। जब आप रेडिएशन निकलता है तो ये वेव जो होती है ना, ये वेव को धक्का देने की ताकत, जो धक्का यानी इसकी जो प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर जो बनाती है वेव को आगे जाने के लिए, तो यानी जो एनर्जी है किस स्पीड से आगे जाती है, कौन सा प्रेशर इस पर लगता है, ये उस मोमेंटम को दर्शाता है कि रेडिएशन प्रेशर इस पर डालती है। यानी वेव को धक्का देने के लिए क्या होती है, रेडिएशन प्रेशर डाला जाता है। यानी यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं मोमेंटम कैरी करती हैं। मोमेंटम का मतलब होता है गति, मोमेंटम का मतलब होता है गति। जैसे बॉल होता है, हिट करने के लिए, बॉल को मारने के लिए बैट से आप जब बॉल को मारेंगे तो एक प्रेशर बनाकर ही मारा जाता है, प्रेशर से इस बॉल को मारा जाता है। ठीक वैसे ही मोमेंटम ये दर्शाता है कि एनर्जी जो है कितनी स्पीड से अगर इसको आगे
कितनी स्पीड से अगर इसको आगे भेजना है तो कौन सा प्रेशर डाला जाएगा, तो रेडिएशन प्रेशर की वजह से इस मोमेंटम यानी गति को बनाया जाता है, गति दिया जाता है, मोमेंट बनाया जाता है एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। ये इस चीज़ को बताता है। ठीक है, जैसे सोलर सेल हो गया, सोलर सेल में क्या कहता है कि सनलाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम से स्पेस क्राफ्ट को पुश करती है। जैसे सोलर सेल स्पेस क्राफ्ट को क्या करती है, पुश करती है। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल U अपॉन सी, जहां P क्या होता है, I अपॉन सी भी होता है। ये दो फार्मूला है, इसको देखिएगा। जो मोमेंटम होता है, यहाँ पर मोमेंटम की बात की गई है, तो ये जो P है मोमेंटम केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये U क्या है, ये एनर्जी है, और C क्या हो गया, ये स्पीड हो गया। ठीक है, स्पीड हो गया। और ये I क्या है, इंटेंसिटी यानी तीव्रता हो गई, इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे कि ये बोला गया कि यदि मान लीजिए अगर इंटेंसिटी दिया है, इंटेंसिटी की वैल्यू अगर दिया है 1000 W पर एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, अगर एरिया कितनी एरिया में, तो 1 मीटर स्क्वायर में समय कितना लगता है, T बराबर समय जो लगता है 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होगा, यानी P का वैल्यू इसमें पूछा गया, मोमेंटम क्या हो गया। तो एनर्जी का हम लोग देखते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है U बराबर होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू T। ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। और इसको एनर्जी पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इंटेंसिटी 1000 गुणे एरिया कितना, 1 इंटू सेकेंड 1, तो मतलब इंटेंसिटी इसकी एनर्जी कितनी आई, 1000 आई। एनर्जी कितना, 1000 जूल आता है। अब हम मोमेंटम निकालेंगे, तो मोमेंटम का होता है P इक्वल U अपॉन सी होता है, U अपॉन सी। तो इसमें वैल्यू हम लोग रखेंगे 1000 अपॉन सी का वैल्यू कितना दिया है, 3 इंटू 8। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होता है, ये याद रखिएगा, इतना 3 इंटू 8 ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो 1000 3 इंटू 10⁻⁻8, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर पर सेकेंड ये आता है। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, 3.33 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये होता क्या है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम ये बताता है कि जैसे कोई भी अगर लाइट, मान लीजिए लाइट, सनलाइट आपने देखा होगा कि जैसे आकाश में, स्काई में रेनबो आपने देखा होगा, इंद्रधनुष आपने देखा होगा कि कई रंगों में बटा होता है। ठीक वैसे ही ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। जैसे अगर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इसमें सभी टाइप्स के रेंज होती हैं। अपने लाइट में क्या होता है, लाइट में देखेंगे कि सभी टाइप्स की कलर्स निकलते हैं, सभी टाइप्स के कलर्स निकलती हैं। ये लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो ये सभी प्रकार की मतलब वेव लेंथ निकलती हैं, जैसे लैम्डा हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लासिफाइड, ये सभी टाइप्स के ये निकलती रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रिज्मा आपने रखा होगा, प्रिज्मा, तो उसमें से जो लाइट है ये अलग अलग रंगों में क्लासिफाइड होकर निकलती हैं। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उसका स्पेक्ट्रम अलग अलग क्लासिफाइड होकर निकलता है। एक वेव लेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजुअल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया। तो ये सभी टाइप्स के ये निकलता रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये पूरा फैमिली, इसका पूरा फैमिली होता है, फैमिली इसका पूरी फैमिली होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गया,
इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट्स हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, यानी लंबी से छोटी वेवलेंथ तक यहाँ पर इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो स्पेक्ट्रम का मतलब यही होता है कि जैसे रेनबो के कलर्स निकलते हैं वैसे ही इसमें स्पेक्ट्रम निकलता है, जिसमें से अलग अलग टाइप्स के स्पेक्ट्रम होता है, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ऐसे सभी होता है। क्लासिफाइड का मतलब ये होता है कि ये ग्रुप में बनकर निकलती हैं, ये ग्रुप में पहले तो एक सिंगल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिंगल जाता है, जब इसको क्लासिफाइड किया जाता है तो ये स्पेक्ट्रम के रूप में ये क्लासिफाइड होता है, ग्रुप में बंटकर निकलता है। और इसमें जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन के कारण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है ये फैल जाती है, यही इसका रेडिएशन होता है। तो अगर इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है E इक्वल एच इंटू एफ होता है, यानी E क्या हो गया, E एनर्जी हो गया, E एनर्जी हो गया। और यहाँ पर लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा क्या वेवलेंथ है, लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या होता है ये मैंने पिछले क्लास में बताया हूँ कि जो वेव निकलती है ये इसकी एक वेव से दूसरी वेव की जो दूरी, डायरेक्शन होती है, ये इसकी जो दूरी जो होती है ये उसकी लैम्डा को बताता है कि लैम्डा यानी वेव की लेंथ कितनी है, वेव लेंथ इसकी बताता है। तो ठीक है, लैम्डा हो गया। तो लैम्डा का जो वैल्यू होता है C/F होता है। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ एफ की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं अगर लैम्डा की वैल्यू दिया रहेगा तब, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल से, ठीक है। और एच क्या होता है, इसमें एच होता है, एच इक्वल होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होते हैं, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गया। मान लीजिए अगर इसमें एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि अगर न्यूमेरिकल क्या होगी, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी, विजिबल लाइट की मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दिया है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, तो एनर्जी कितनी होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दिया है तो मतलब लैम्डा इंटू C/F। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि C स्पीड ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू आपको पता है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है ये आप कमेंट करके बताइए, और एफ की वैल्यू यहाँ पर दिया है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻8/5 इंटू 10⁻14। तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए, और यहाँ पर E का वैल्यू दिया है जहाँ पर H इंटू एफ, तो H का वैल्यू क्या होता है और F का वैल्यू भी दिया है। यहाँ पर लैम्डा की अगर वैल्यू पूछता तो आप निकाल सकते थे, लेकिन हमको प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर दिया है। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू, और एफ की वैल्यू कितनी दिया है, फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। अब E का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कुछ इसका जो वैल्यू आएगा 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगा ये ग्रीन लाइट जैसे होगी, ग्रीन लाइट जैसे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर्स आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर जहाँ पर आप फंस रहे हैं तो उसको थोड़ा पीछे करके या स्लो करके देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी आप समझ जाएंगे। आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।